नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में एक ऐसी कविता के बारे में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं जो आपको अंदर से सोचने पर, विचार करने पर मजबूर कर देगी। और इस कविता का नाम है तोड़ती पत्थर। ये कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखी गई है और ये कविता सीधे आपके हृदय को स्पर्श करेगी। तो शुरू करते हैं इस कविता का अध्ययन। यहाँ देखिए, कविता से जुड़े कुछ बिंदु दिए गए हैं जिन पर हम एक एक करके विचार करेंगे। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कवि परिचय पर। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में जितना कुछ कहा जाए कम है, लेकिन कुछ बातें आपको जान लेनी परम आवश्यक है कि इन्होंने अपनी लेखनी से हिंदी साहित्य संसार को समृद्ध करने में महती भूमिका निभाई है। ये पूंजीवादी प्रथा के खिलाफ रहे हैं और इन्होंने अपनी क्रांतिकारी रचनाओं द्वारा समाज में परिवर्तन लाने की चेष्टा की है। हिंदी साहित्य जगत के ये एक सशक्त हस्ताक्षर माने जाते हैं और इनकी रचनाएं हमें उस समय जितनी न्यारी और प्यारी लगती थी, आज के संदर्भ में भी इनकी रचना उतनी ही न्यारी और प्यारी है। तो वीडियो को पॉज करके आप इनका व्यक्तित्व और कृतित्व जरूर जान लें। फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं अगले बिंदु की तरफ, जो है पाठ परिचय। देखिए, तोड़ती पत्थर कविता छायावाद और प्रगतिवाद के संधि स्थल पर मौजूद एक कविता है। आपको बता दूं, छायावाद और प्रगतिवाद हिंदी के दो इज़म हैं, दो वाद हैं, जिसमें विशेष प्रकार की कविताएं लिखी गई थी। इसकी रचना छायावाद की समाप्ति और प्रगतिवाद के प्रारंभ के दौर में हुई। यही कारण है कि इस कविता में छायावाद और प्रगतिवाद दोनों के गुण पाए जाते हैं। यह कविता लखनऊ से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका सुधा के मई 1937 के अंक में प्रकाशित हुई थी। निराला ने इसे अप्रैल महीने के तारीख में लिखा था। अप्रैल महीने के तारीख में लिखने की बात को यहाँ पर इसलिए स्पष्ट कर दिया गया है क्योंकि अप्रैल महीने में गर्मी पड़नी शुरू हो जाती है। किसी मजदूरनी को केंद्र में रखकर लिखी गई इतनी महत्वपूर्ण कविता इससे पहले नहीं मिलती है। अर्थात एक मजदूरनी भी कविता की मुख्य टॉपिक बन सकती है, कविता की केंद्र बिंदु बन सकती है, इससे पहले ये नहीं देखा गया था। यह कविता 1939 में दूसरी बार प्रकाशित अनामिका में संग्रहित हुई। ओके, तो ये था कविता परिचय। अब हम लोग आते हैं अगले बिंदु की तरफ, जो है तोड़ती पत्थर कविता का महत्व क्या है, हिंदी साहित्य जगत में इसकी वैल्यू क्या है। तो देखिए, तोड़ती पत्थर कविता छायावाद और प्रगतिवाद के मिलन बिंदु पर रची गई कविता है। इसमें दोनों काव्य प्रवृत्तियों को देखा जा सकता है, अर्थात छायावाद की काव्य प्रवृत्तियों को भी देखा जा सकता है और प्रगतिवाद की काव्य प्रवृत्तियों को भी इसमें देखा जा सकता है। इसमें मजदूरनी के कर्म कौशल और उसके व्यक्तित्व को जिस तरह से प्रकट किया गया है, उसमें छायावादी झुकाव मौजूद है। मजदूरनी को कविता का विषय बनाना और उसकी विषम परिस्थिति को प्रकट करने का प्रयास करना इस कविता को प्रगतिवाद की तरफ ले जाता है। इस कविता की भाषा और छंद विधान पर भी इन दोनों युगों का प्रभाव है। यह हिंदी की पहली महत्वपूर्ण कविता है जिसमें मजदूरनी को काव्य वस्तु के रूप में चुना गया है और इन्हीं सब कारणों की वजह से तोड़ती पत्थर कविता हिंदी साहित्य जगत में मील का पत्थर साबित होती है। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं कविता पर। यह कविता कोई खास लंबी नहीं है, छोटी सी कविता है, मुक्त छंद की कविता है। मैं इसका वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम लोग इसको 3 खंडों में विभाजित करके समझने का प्रयास करेंगे। वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर, कोई ना छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन, भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्मरत मन।
गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका अट्टालिका प्राकार, चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू, गर्द चिनगी छा गई, प्राय हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्नतार, देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं, सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार, एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, ढुलक माथे से गिरे सिकर, लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, मैं तोड़ती पत्थर। ओके, अब हम लोग इसे खंडान्वय विधि से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं पंक्तियां एक की तरफ। देखिए, वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। कवि कह रहे हैं कि इलाहाबाद के पथ पर उन्होंने एक ऐसी श्यामल स्त्री को देखा जो पत्थर तोड़ रही थी। उसके आसपास कोई छायादार पेड़ भी नहीं था जिसके तले बैठकर वो पत्थर तोड़ सके, अर्थात वो मजबूर है चिलचिलाती धूप में पत्थर तोड़ने को। श्यामल शरीर है उसका, भर बंधा यौवन अर्थात वो तरुणी है, युवती है, नत नयन उसके नयन नीचे है, प्रिय कर्मरत मन अर्थात काम वो ऐसे कर रही है पत्थर तोड़ने का जैसे वो उसका प्रिय काम हो। गुरु हथौड़ा हाथ अर्थात एक भारी भरकम हथौड़ा अपने हाथ में ले ली है, करती बार बार प्रहार और पत्थर पर बार बार चोट कर रही है। एक स्थिति ऐसी है और एक स्थिति है सामने तरु मालिका अट्टालिका प्राकार अर्थात उसके सामने ही एक ऐसा बड़ा सुंदर प्यारा घर है जो चारों तरफ से लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ है और ये धूप में काम करने को विवश है। ओके, देखिए यहाँ उसका पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है मैंने। एक महिला श्यामल वर्ण की पत्थर तोड़ रही है, सामने बड़ी बड़ी इमारतें हैं और इन इमारतों के चारों ओर पेड़ लगे हैं, लेकिन वो महिला जहाँ काम कर रही है वहाँ पेड़ है ही नहीं। ओके, कठिन शब्दों के सरल अर्थ यहाँ दे दिए गए हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसका अध्ययन जरूर कर लें ताकि आप इस कविता को और अच्छे से समझ पाएं। हम लोग आते हैं प्रसंग की ओर। प्रस्तुत पंक्तियां महाप्राण निराला की कविता तोड़ती पत्थर से लिया गया है। कविता में निराला ने इलाहाबाद की एक सड़क पर एक मजदूरनी को देखा था। एक स्त्री बनाम पत्थर तोड़ने जैसा कठोर श्रम इस विरोधी स्थिति को प्रकट करते हुए मानवीय भावुकता तक पहुंचाया गया है। एक स्त्री बनाम पत्थर तोड़ने जैसा कठोर श्रम, बनाम मतलब वर्सेस। एक स्त्री जिसके हाथ कोमल होते हैं, जिसके हाथ बड़े सुंदर नाजुक होते हैं, मुलायम होते हैं, वो मजबूरी के कारण पत्थर तोड़ने पर विवश है। तो कवि ने कविता को मानवीय भावुकता तक पहुंचाया है। अंत में व्यवस्था की जड़ता को तोड़ने का सांकेतिक संकल्प भी व्यक्त हुआ है, अर्थात हमें ऐसी व्यवस्था को तोड़ देना चाहिए, ऐसी सामाजिक प्रणाली सामाजिक व्यवस्था को निर्मूल कर देना चाहिए जहां एक महिला चिलचिलाती धूप में अपने शरीर के, अपने बल के, अपने शक्ति के विरुद्ध कार्य करने को मजबूर है। ओके, अब हम लोग आते हैं व्याख्या की तरफ। निराला लिखते हैं कि मैंने पत्थर तोड़ती हुई मजदूरनी को इलाहाबाद की एक सड़क पर देखा। वह लगातार पत्थर तोड़ती जाती थी। वह मजदूरनी सड़क के किनारे जिस जगह पर बैठकर पत्थर तोड़ रही थी वहां कोई छायादार पेड़ नहीं था। वह धूप में काम कर रही थी। मजदूरनी गहरे सांवले काले रंग की थी। वह श्याम तन की थी। युवावस्था के अनुकूल उसका शारीरिक विन्यास था, अर्थात ऐसा भी हो सकता है कि चिलचिलाती धूप में काम करने के दौरान उसका गौर शरीर सांवला पड़ गया हो और वो तरुणी है। उसके भरे बदन में मानो यौवन बंधा हुआ था।
काम करते हुए उसकी आंखें झुकी हुई थी। वह ऐसे काम कर रही थी मानो यह उसका अत्यंत प्रिय काम हो और वह मन लगाकर इस काम को कर रही हो। हालांकि यह सच्चाई नहीं थी, उसकी मजबूरी और एक पक्षीय सामाजिक व्यवस्था उसे ऐसा करने पर या ऐसा हो जाने पर मजबूर कर रही थी। उसके हाथ में भारी हथौड़ा था जिससे वह पत्थर पर लगातार प्रहार कर रही थी। वह मजदूरनी जहां काम कर रही थी उसके सामने एक बहुत ही बड़ा भवन, जिसे कविता में अट्टालिका कहा गया है, था। उस अट्टालिका को घेरती हुई चार दीवारी थी, अर्थात उसके चारों ओर एक बाउंड्री थी और उसके भीतर छायादार पेड़ों की क्रमबद्ध पंक्तियां थी। धूप और छाया, श्रम और विलास के अंतर विरोध को प्रकट करने के लिए निराला ने मानो यह दृश्य रखा है। एक तरफ कड़ी धूप में कठोर श्रम करती मजदूरनी और दूसरी तरफ छायादार वृक्षों की छाया से घिरी अट्टालिका, अर्थात समाज में हैव्स एंड हैव नॉट्स के बारे में बताया गया है। अर्थात समाज का एक छोटा सा ही वर्ग, लेकिन उसके पास विपुल धन है, जिस वजह से वो विलास और वैभव का जीवन जीता है। और समाज का एक बड़ा वर्ग, बड़ा समुदाय, बड़ा जनसमूह जिसके पास धन का अभाव है, वो चिलचिलाती धूप में काम करने को मजबूर है। ओके, अब हम लोग आते हैं पंक्तियां 2 की तरफ। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू, गर्द चिनगी छा गई, प्राय हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। देखिए, अप्रैल के महीने में कवि ने ये कविता लिखी है और सोचिए, अप्रैल के महीने में जब गर्मी अपने पराकाष्ठा पर होती है, उसके बाद मई में तो पूछिए ही मत, और ज़्यादा गर्मी। तो कवि कह रहे हैं कि गर्मियों के दिन थे और दिन का तमतमाता रूप था। लू ऐसे चल रही थी जैसे अपने साथ आग लिए हुए हो, और पृथ्वी तो ऐसे जल रही है जैसे भूमि जल रही हो। गर्द चिनगी छा गई, और वो सूर्य की किरणें नहीं बल्कि अग्नि शिखा थी। पिक्टोरियल एक्सप्रेशन देखिए यहाँ पर, कितना तमतमाता दिन है ये, पूरी लालिमा छा गई है। ऐसा लग रहा है कि पूरी पृथ्वी रुई की भांति जल रही है। जैसे रुई तुरंत आग को अपने में समाहित कर लेती है, प्रज्वलित हो जाती है, वैसे ही यहाँ देखिए लग रहा है इस गर्मी से पूरी पृथ्वी ही रुई की तरह जल रही है। और ऐसी गर्मी, सड़क के किनारे जहाँ एक भी छायादार पेड़ नहीं, वहाँ ये श्यामल महिला कठोर श्रम कर रही है। ओके, कठिन शब्दों के सरल अर्थ ये रहे। वीडियो को पॉज करके आप इसका अध्ययन जरूर कीजिएगा। हम लोग आते हैं अभी प्रसंग पर। तो प्रसंग पूर्ववत ही है, सीधे आते हैं व्याख्या पर। कवि निराला कहते हैं कि गर्मियों के दिन थे और धूप चढ़ रही थी, किसी के तमतमाए चेहरे की तरह दिन की छवि मालूम पड़ रही थी। अर्थात जब कोई अत्यधिक क्रोधित हो जाता है तो जिस प्रकार का बिहेवियर करना शुरू कर देता है, वैसे ही दिन भी पूरा तमतमाया हुआ था और किसी के प्रति दया भाव प्रकट नहीं कर रहा था। गर्म हवा ऐसे चल रही थी कि चेहरे पर लगते ही मानो चेहरे को झुलसा दे रही हो। धरती मानो रुई की तरह जल रही थी, मारे गर्मी के धरती तपन छोड़ रही थी। हवा में उड़ता धूल कण चिंगारी की तरह गर्म था और बदन से सट जाए तो ऐसा लगता था मानो किसी चिंगारी ने छू लिया हो। इसी भयानक दृश्य के साथ समय गुजरता रहा और धीरे धीरे दोपहर हो गई। फिर भी वह महिला पत्थर तोड़ती रही। यहाँ कवि एक बात बताना चाहते हैं जो वो सोच रहे हैं कि पाठक गण स्वयं समझ ले। गर्मी या अग्नि सबसे खतरनाक क्या होती मालूम है? सबसे खतरनाक होती है पेट की आग। उस पेट की आग को शांत करने के लिए मनुष्य भरी गर्मी में काम करता है। उस अग्नि से, उस गर्मी से उसका जीवन भले ही अस्त व्यस्त हो जाए, लेकिन जीवित रहने के लिए पेट की आग को बुझाना अत्यंत आवश्यक है। और पेट की आग से बड़ी आग कुछ नहीं होती, ये कवि
मूक रूप से सभी पाठकों को बताना चाहते हैं। ओके, अब हम लोग आते हैं अंतिम पंक्तियों की तरफ, जो है पंक्तियां 3। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। अर्थात उस महिला ने ये नोटिस कर लिया कि कोई मुझे देख रहा है, तो महिला ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ओर देखा और एक हल्की सी नजर दौड़ा दी। किस तरफ? उस अट्टालिका की तरफ, भवन की तरफ। देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से। और जब उस महिला ने देखा कि उस अट्टालिका से, उस भवन से उस पर कोई नजर नहीं रख रहा है, तो फिर उसने कवि की ओर देखा और अपने बिहेवियर से ये बता दिया कि जो मार खा रोई नहीं। अर्थात जो मार खाई, जिसके आंखों से आंसू निकलने वाले हैं, जो रोना चाहती है, जो अपना दुख प्रकट करना चाहती है, वो रोई नहीं। सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार। इस दृश्य को देखकर कवि सुमित्रानंदन पंत को लगा कि मेरे हृदय में एक सितार सज धज कर तैयार हो गया और उससे एक ऐसी कंपन पैदा हुई, एक ऐसा संगीत पैदा हुआ जिस संगीत के स्वर, धुन, ध्वनि मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। वो ध्वनि ये थी कि इस पूंजीवादी समाज ने, इस कैपिटलिस्ट दुनिया ने अपने पास इतने धन का संचयन कर लिया है जिस धन के बदौलत वो दूसरों का शोषण करते हैं। उन्होंने शोषण का एक बहुत बड़ा जाल फैला रखा है जिसमें पूरा का पूरा जनसमूह फंसा हुआ है। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर और उसके तत्क्षण तुरंत वह कांपी और कांपने से उसके माथे से सिकर अर्थात पसीने की बूंदें नीचे गिरने लगी। वो कहती है कि मैं फिर अपने कर्म में लीन हो जा रही हूँ और मैं पत्थर तोड़ रही हूँ। अर्थात मैं इस व्यवस्था की शिकार हूँ। ओके, देखिए, ये महिला भरी दोपहरी में काम करने को मजबूर है और आमने सामने बहुत पेड़ है, लेकिन वो पेड़ के नीचे काम नहीं कर सकती। कठिन शब्दों के सरल अर्थ ये रहे। प्रसंग पूर्ववत ही है। दोपहर की घटना के जिक्र को आगे बढ़ाते हुए कवि निराला कहते हैं कि उस मजदूरनी ने महसूस किया कि मैं उसे देख रहा हूं। तब उसने उस अट्टालिका की तरफ उड़ती निगाहों से देखा। जब वह इत्मीनान हो गई कि उसे उस अट्टालिका से उस पर कोई नजर रखने वाला नहीं है, तब उसने कवि की तरफ देखा। निराला बताते हैं कि उसने मुझे उस दृष्टि से देखा जो मार खाने के बाद न रोने के लिए विवश कर दी गई हो। उसकी निगाहों ने मुझ पर अद्भुत प्रभाव डाला। मुझे ऐसा लगा मानो मेरा हृदय एक सितार की तरह झंकृत होने के लिए सज कर तैयार हो गया हो। उसके बाद मेरे हृदय रूपी सितार से जो संगीत उत्पन्न हुआ वह मेरे लिए नया था। इस संगीत से मैं जान पाया कि पूंजीवादी प्रथा ने किस तरह अपने शोषण का जाल फैला रखा है। मैंने अपने ही हृदय की ऐसी झंकार इससे पहले कभी नहीं सुनी थी। यह सब मानो एक क्षण के भीतर घटित हो गया। वह मजदूरनी मानो तत्क्षण संभलती हुई कांप सी गई। कंपन के कारण उसके माथे से पसीने की कुछ बूंदें ढुलक कर नीचे गिर गई। उसके बाद वह पत्थर तोड़ने के काम में ऐसे लग गई मानो वह कह रही हो कि मैं पत्थर अर्थात इस जड़ व्यवस्था को तोड़ रही हूँ जो परिवर्तन हो ही नहीं रहा है। जड़ व्यवस्था को तोड़ने वाली बात निराला ने स्वयं कही थी। उन्होंने अपनी कई कविताओं के बारे में टिप्पणी की थी कि किस जगह किस तरह का अर्थ लेना चाहिए। ओके, तो इसी के साथ हम लोगों ने कविता का संपूर्ण अध्ययन किया। अब हम लोग आ जाते हैं काव्य सौष्ठव पर, सुंदरता पर। देखिए, मजदूरनी पर लिखी गई यह एक दुर्लभ कविता है। इसमें छायावाद की भावुकता और प्रगतिवाद की यथार्थता का मिश्रण है। इस कविता में मुक्त छंद और छंदोबद्ध दोनों तरह की पंक्तियां शुमार है। मुक्त छंद की पंक्तियां में लगभग 12 और 24 मात्राओं की आवृत्ति को अपनाया गया है। श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्मरत मन में सममात्रिक छंद का उपयोग किया गया है।
दोनों पंक्तियों में 14-14 मात्राएं हैं। 5वीं और 9वीं मात्रा पर यति है। यह कविता सर्वहारा वर्ग, सर्वहारा वर्ग अर्थात जो सब कुछ हार जाता है, समाज का गरीब समुदाय, सर्वहारा वर्ग के प्रति अपनी पक्षधरता को प्रकट करती है। अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी हमेशा से समाज के दलितों, दबे कुचलों के पक्ष में रहने वाले श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस कविता का संपूर्ण अध्ययन किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो ज़रूर अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।